हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं खेमेंद्र शर्मा वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपस्थित हूँ। पेपर कोड 202 एस स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। छात्रों, आज का टॉपिक है PRI, पंचायती राज संस्थाएं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं इसका विकास, डेवलपमेंट ऑफ PRI, विकास के बारे में। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था देश का संपूर्ण विकास करना। विकास की दृष्टि से शीघ्र ही किसी उद्योग एवं संचार के विकास पर ध्यान दिया गया। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को भी सम्मिलित किया गया, क्योंकि उस समय स्थिति दयनीय थी, ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी। स्वतंत्र जब भारत देश आज़ाद हुआ था, सभी को जानकारी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत गाँवों में ग्रामीण आवास, शहरों कस्बों में नगर पालिका स्थानीय स्वयं सरकार यानी सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में प्रस्तुत करती हैं। यह वास्तविक रूप में यानी अगर देखा जाए तो रियल में शक्ति का विकेंद्रीकरण है। जनता सरकार ने सन 1977 में 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं के मूल्यांकन एवं इसके पूर्व में किए गए कार्यों के मूल्यांकन के लिए, जो पहले क्या कार्य किए हैं, जो पहले कार्य किए दिए गए हैं वो किए हैं नहीं किए हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उसका मापन मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि पंचायती राज संस्थाएं समाज के कमज़ोर वर्ग, जो समाज में कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर वर्ग को प्रजातंत्र के लाभ पहुंचाने में असमर्थ रही हैं, क्योंकि ये वर्ग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति के दबाव में रहता है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण को शक्ति मिली। क्योंकि इस सरकार ने पंचायती राज और नगर पालिका बिल संसद में प्रस्तुत किया। ठीक है छात्रों, जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज एवं नगर पालिकाओं से संबंधित बिल संसद में प्रस्तुत किया, लेकिन ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो सका। इसके पश्चात प्रधानमंत्री नरसिंह राव आए, यानी इनकी सरकार चली गई। इसके पश्चात प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार के कार्यकाल में दिसंबर 1992 में ये बिल दोनों सदनों में पास हो गया और सरकार के आदेशानुसार अप्रैल 1993 में यानी 1993 में ये कानून लागू हो गया। इस प्रकार संविधान में 73वां संशोधन दिसंबर 1992 में यानी 1992 में किया गया और अप्रैल 1993 में लागू किया गया। यानी जो संशोधन हुआ वो कब हुआ? 92 में। क्योंकि जब कभी कभी एग्ज़ाम बाई चांस एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है तब यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो कभी कोई 93 पे टिक कर देता है, आंसर बता देता है, कोई 92 पे, अक्सर ये गलती होती है। बट यहाँ पर क्या है, जो संशोधन पारित हुआ वो कब हुआ? 1992 में। कौन सा संशोधन? 73वां। ठीक है छात्रों, अप्रैल 1993 में ये लागू किया गया। पंचायती राज संस्थाओं के विकास में ये 73वां संविधान संशोधन ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस संशोधन ने इनके विकास को गति प्रदान की और इनमें सुधार के कार्य संभव बनाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की संरचना। तो इस प्रकार इसकी संरचना को देखा जाए तो ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इन रूपों में इसको डिवाइड कर दिया गया। लेकिन संविधान में जैसे ब्लॉक है, ब्लॉक में बहुत सारे गांव आते हैं, जिला में सारे ब्लॉक आ गए, तहसील आ गई। ब्लॉक पंचायत जो होती है उसमें क्षेत्र पंचायत समिति अध्यक्ष और ये सब रहते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ग्राम पंचायत में जो गाँव, ग्राम प्रधान, ये लोग। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत जो होती है, गाँव में जो ग्राम सभा समिति होती है वो आ जाती है। ठीक है, आपने देखा हो ना, गांव में भी एक वार्ड मेंबर होते हैं।
तो बेसिक स्तर पर ग्राम सभा है, फिर ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, फिर ब्लॉक, फिर जिला पंचायत। तो संविधान में सभी राज्यों में और संघीय क्षेत्रों में इन्होंने एक मानक तैयार किया था, केवल 20 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को छोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरीय बनाया गया। इस व्यवस्था में गांव, तहसील एवं जिला को सम्मिलित किया गया। इन्होंने जो रखा वो 3 स्तर पर, एक तो गांव हो गया, विलेज हो गया, तहसील हो गया या ब्लॉक हो गया, और गांव, तहसील और जिला। ठीक है। तो पंचायती राज की संरचना 3 स्तरीय संगठन पर आधारित है। इसका आधार ग्राम पंचायत है, जो बेस है क्या है, ग्राम पंचायत है। तो इन्होंने पहले नंबर पे पहला है, आप चाहे नोट कर सकते हैं, पंचायत समिति मध्य स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर बनाई है। पंचायत समिति होती है ब्लॉक स्तर पर होती है, ठीक है, इसलिए वो मध्य स्तर माना गया। और जो ग्राम पंचायत समिति होती है वो आधार पर, बेसिक पे, ठीक है, पहला। इनके अतिरिक्त एक ग्राम सभा बनाई गई है। ये गांव के सभी निवासियों की समान समिति यानी जनरल बॉडी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें व्यक्ति पंचायत के सदस्यों का चयन सीधे करते हैं, जबकि पंचायत समिति के सदस्यों का चयन पंचायत के द्वारा होता है। जिला परिषद के सदस्यों में पंचायत समिति के अध्यक्ष और जिले से निर्वाचित एमएलए एमपी को सम्मिलित किया जाता है, जो जिला स्तर पर होती है। नेक्स्ट, राज्य के कानून के द्वारा पंचायत लेवी उपयुक्त टैक्स, ड्यूटी, टोल आदि एकत्रित कर सकते हैं। पंचायत के राज्य के फंड में से सहायता के रूप में ग्रांट यानी अनुदान जिसे कहते हैं दी जा सकती है, ठीक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के खाते से। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं को 4 प्रकार के कार्य करने होते हैं। पहला, ध्यान से सुन लीजिए, स्वयं सरकार के अधिकार से संबंधित कार्य, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा जो कार्य है ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य, रूरल डेवलपमेंट। तीसरा है आर्थिक विकास से संबंधित कार्य, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है राजनीतिक विकास से संबंधित कार्य, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा का विकेंद्रीकरण एवं पीआरआई, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड पीआरआई। आपका जो एग्जाम में कभी बाई चांस क्वेश्चन जो आता है वो ये आएगा, एजुकेशन एवं पीआरआई के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है। इस तरीके से मतलब एजुकेशन से रिलेटेड आएगा कि एजुकेशन में पीआरआई यानी पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है, क्या रोल है, इस तरीके से आ सकता है। या उसका विवरण दीजिए, उसकी विवेचना कीजिए, इस तरीके से आ सकता है। आपका एजुकेशन रिलेटेड ही आएगा, मेन एजुकेशन में इसमें क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, ये सारा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं, इसका डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है, विकेंद्रीकरण कर दिया गया है शिक्षा में पीआरआई का। राज्य सरकार का उन संस्थाओं पर नियंत्रण होता है और संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा निर्धारित नियमों के अनुसार ही कार्य करती हैं। स्वतंत्रता के बाद इन संस्थाओं के 3 स्तर हैं, ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, ठीक है। इस समिति में जिलाधिकारी पदेन सदस्य के रूप में, जिला प्रमुख पदेन निर्वाचित सदस्य के रूप में, पंचायत समितियों से निर्वाचित एवं प्रतिनिधि और शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि उप विद्यालय निरीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इन संस्थाओं को शैक्षिक दृष्टि से निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं जिला परिषद या जिला बोर्ड, सही है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात है, एक ही बात है ये। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा प्रबंधन की दृष्टि से जिला परिषद सर्वोच्च स्तर है, यानी कि आपने अभी पहले पढ़ा ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। तो जो सर्वोच्च स्तर पर है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर, जिसका अधिकारी जो मेन अधिकारी होता है डीएम होता है। तो ये प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। इस परिषद के अंतर्गत अनेक समितियां होती हैं, इनमें शिक्षा समिति भी होती है। शिक्षा समिति जिले की शिक्षा के लिए नीति निर्धारण करती है, अध्यापक तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करती है,
सेवा की दशा निर्धारित करती है, वित्तीय सहायता एवं निरीक्षण करती है। इस परिषद की सहायता के लिए एक एक तहसील को एक एक क्षेत्र यानी ब्लॉक में बांटा गया है। वो तो सभी को जानकारी होगी, एक ज़िले में कितनी तहसील होती है, मतलब डिवाइड कर दिया गया है, नहीं आप कह सकते हैं विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है। ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी को BDO क्षेत्र विकास अधिकारी कहा जाता है, यानी जो ब्लॉक में जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, तो वो BDO होता है। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके बारे में जानते ही होंगे आप। ब्लॉक कुछ राज्यों में प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक एक पंचायत समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा प्रबंध के लिए 2 प्रणालियाँ अपनाई गई हैं। कुछ राज्यों में जिला बोर्ड एवं ग्राम पंचायत इनका प्रबंध कर रही हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि कुछ राज्यों में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था की जा रही है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि जैसे। दूसरी प्रणाली में जिला परिषद और ग्राम पंचायत के मध्य एक संस्था और बनाई गई है, जिसे कुछ राज्यों में पंचायत समिति कहा जाता है। आपने सुना भी होगा, कुछ राज्यों में अभी भी पंचायत समिति के रूप में कार्य किया जाता है, एवं कुछ राज्यों में क्षेत्र समिति कहा जाता है। जिला परिषद के प्रधान को चेयरमैन कहा जाता है, जो जिले की ग्रामीण शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लॉक पंचायत समिति। इस स्तर पर 3 अधिकृतियां हैं: पंचायत समिति, ब्लॉक अधिकारी, सहायक उप शिक्षा अधिकारी। शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति होती है इसकी, जो सहायक उप शिक्षा अधिकारी होता है वो। इसमें प्रधान पंचायत समिति के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। ब्लॉक अधिकारी राजकीय सेवा का व्यक्ति होता है। ये राज्य की नीतियों व नियमों के अनुरूप समिति का विकास करने में सहायता करता है। जो इसका अधिकारी होता है ब्लॉक अधिकारी, वो राजकीय सेवा का व्यक्ति होता है, यानी गवर्नमेंट का ही व्यक्ति होता है। ये नियमों के अनुरूप समिति का विकास करने में सहायता करता है। शिक्षा विभाग में सहायक उप शिक्षा अधिकारी, AD बेसिक जिसे कहते हैं, AD बेसिक, SDI शिक्षा अधिकारी समिति के शैक्षिक विकास, शिक्षा के विस्तार और पर्यवेक्षण का कार्य करता है। ऑब्जर्वेशन का कार्य करता है ये, जो ब्लॉक लेवल पर जितने स्कूल हैं और जितने गांव आते हैं, स्कूल आते हैं, उनका। पंचायत समिति के कार्य की अगर हम बात करें तो नए विद्यालयों की स्थापना एवं भवनों का निर्माण करना, नई बिल्डिंग जो बनाना, उसकी जिम्मेदारी इसकी होती है। प्राथमिक शिक्षा के विकास और अन्य क्रियाओं में जिला बोर्ड की शिक्षा समितियों की सहायता करना। ठीक है। विद्यालयों के रखरखाव एवं सजावट, साज सज्जा, उपकरण आदि प्रदान करना, यानी जैसे पुताई है हो गई, मेंटेनेंस से संबंधित जितना कार्य हो गया, सामान हो गया, वो उसको प्रदान करना विद्यालयों को, इसका कार्य होता है। शिक्षा समिति के आदेशानुसार प्रारंभिक विद्यालयों का निरीक्षण करना। जो शिक्षा समिति होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके ऑर्डर के आधार पर आदेशानुसार प्राथमिक, यानी आप प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करना। ग्राम पंचायतों के शिक्षा संबंधी कार्यों का निरीक्षण करना। ठीक है, ग्राम पंचायतों के शिक्षा संबंधी जो कार्य रहते हैं उनका निरीक्षण करना। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत स्तर। ब्लॉक पंचायत समिति स्तर हो गया, अब है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत भी हो गया। ग्राम पंचायत स्तर के बारे में आपको जानकारी है होगी बेसिक, कि गाँव की हम जो बात करते हैं ग्रामीण विकास की, तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रबंधन की दृष्टि से ग्राम पंचायतें महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। ये प्राथमिक शिक्षा के विकास, प्रचार और प्रसार के लिए प्रयासरत हैं। कई राज्यों में तो कानून बनाकर प्राथमिक शिक्षा का दायित्व ग्राम पंचायतों को ही सौंप दिया गया है। मतलब कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था देखी जाती है स्कूलों की, वो वहाँ की जो पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायत प्रधान या मुखिया या वहाँ की जो पंचायत होती है वो देखती है, वो जिम्मेदार है उसके लिए। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन में विद्यालय निरीक्षण, बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है, मतलब जिला विद्यालय निरीक्षक होता है, BSA, विद्यालय उप निरीक्षक, ABSA, सहायक विद्यालय उप निरीक्षक, सहायक विद्यालय उप निरीक्षक, जो NPRC, मैंने क्लास में कई बार चर्चा भी की आप
से आपको जानकारी होगी शायद। NPRC, BRC, AD बेसिक, BSA, इनके बारे में सबके बारे SDI कई बार बताया है, चर्चा भी किया, अध्ययन किया है हम लोगों ने। तो सहायक विद्यालय उप निरीक्षक और निरीक्षिका होते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास ग्राम पंचायतों पर निर्भर करता है। इसके बाद आता है नगर पालिका स्तर। नगर पालिका स्तर ये नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करता है। उधर जो ग्राम पंचायत स्तर है वो गांव से संबंधित जितनी व्यवस्थाएं होती हैं वो देखते हैं, और नगर पालिका स्तर, तो नगर पालिका स्तर से संबंधित इन नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी होती है। ये इनके दो टाइप्स हैं, अधिकृत नगर पालिकाएँ जो अथोराइज्ड होती हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षा पर 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक व्यय करती हैं ये, ठीक है। इन्हें अधिकार होता है कि अपने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा समिति या शिक्षा बोर्ड का निर्माण करें, और इन्हें अपने विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वयं के विद्यालय निरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार भी होता है इन्हें। और नेक्स्ट जो दूसरी हैं अनाधिकृत नगर पालिकाएँ, अनअथोराइज्ड जो नगर पालिकाएँ होती हैं वे नगर पालिकाएँ होती हैं जिनका शिक्षा पर वार्षिक जो व्यय होता है वो 1 लाख रुपए से कम होता है। यहाँ शिक्षा का अंतिम उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। ये तो शिक्षा विकास का कार्य करती हैं। इन्हें शिक्षा प्रबंधन में किसी प्रकार का कोई अधिक कार्य नहीं होता। नगर पालिका का जो मुख्य अधिकारी होता है वो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, नगर पालिका अध्यक्ष जिसे बोलते हैं। इसकी सहायता के लिए कार्यकारिणी के प्रधान और सचिव की नियुक्ति भी की जाती है। जो अथोराइज्ड नगर पालिका है उसके कार्यों की अगर हम बात करें तो ये अनेक विभागों के माध्यम से प्रशासनिक कार्य संपन्न करती है, और शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा के प्रशासन संबंधी कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है नगरीय प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करना, उन पर कंट्रोल करना, उनका ऑब्जर्वेशन करना, इन विद्यालयों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है। नेक्स्ट कार्य इसका जो है नगर पालिका का शिक्षा विभाग शिक्षा समिति के अधीन कार्य करता है। ये अपने क्षेत्र में अनेक कार्य करती हैं, जैसे विद्यालयों की स्थापना, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान, अध्यापकों की नियुक्ति करना, टेक्स्ट बुक की व्यवस्था करना, यानी किताबों की पाठ्य पुस्तकों की निरीक्षण व्यवस्था करना, ये सब। नेक्स्ट हम अध्ययन बात करते हैं ग्रामीण विकास में PRI की क्या भूमिका है। जो गांव का विकास है, ग्रामीण विकास है, उसमें यानी रोल ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस ऑफ इन रूरल डेवलपमेंट। आप जैसा कि आपने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे देश आज़ाद हुआ तो गांव की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उससे संबंधित उसका ग्रामीण विकास करने के लिए गवर्नर ने इन बॉडीज़ का निर्माण किया, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य देश का संपूर्ण विकास करना था। विकास की दृष्टि से शीघ्र ही कृषि, उद्योग एवं संचार के विकास पर ध्यान दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1 आप कह सकते हैं, इनके माध्यम से ग्रामीण विकास के नए आयाम जोड़े गए। इनके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की उचित व्यवस्था को सम्मिलित किया गया। ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जैसे और इसके लिए ग्रामीण विकास की स्थापना की गई है। ये विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करेगा। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से इस विभाग ने विकास की विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की हैं। विभाग ने मतलब गवर्नर ने इन योजनाओं में मुख्यतः संपूर्ण स्वच्छ अभियान जैसे ग्राम विकास योजना, किसान बाजार और लाइव स्टॉक मार्केट आदि प्रारंभ किए गए। बहुत सारी योजनाएं आपको जानकारी होगी। इसके अलावा ज़मीन के अंदर नाली की व्यवस्था और को भी सम्मिलित किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार ग्रामीण विकास के सपने को पूर्ण करने का प्रयास कर रही है।
अब बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में, नई नई योजनाएं आ रही हैं गरीबों के लिए, मकान बनाना, इंदिरा आवास योजना, और मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत बहुत जनधन योजना, कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं ध्यान में रख के, किसको ध्यान में, ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इन्हीं योजनाओं को संचालित करने में या गवर्नमेंट का सहयोग करने के लिए, ये सहयोग करने में इनकी विशेष भूमिका होती है, जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, PRI। ठीक है छात्रों, बाकी तो अधिकतर आपको पता ही है, जितनी बॉडीज़ हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजना चलाई जाती है उसमें इन संस्थाओं की विशेष भूमिका रहती है, विशेष महत्व रहता है। इन योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार ग्रामीण विकास करने का जो प्रयास कर रही है, इस विकास में इन संस्थाओं की विशेष भूमिका है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास का आधार है। इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन्हें अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। ठीक है छात्रों, थैंक यू। हाँ, अंत में एक बात कहना चाहूँगा आपको कि जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो नहीं। ठीक है, थैंक यू।